तो जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार लर्न कॉमर्स बाय हर्ष यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो मैं आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होने दूंगा। मुझे पता है आपका कुछ ही देर में एग्जाम है, तो मैं उसी हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ एंड डाल रहा हूँ, है ना, कि आपको थोड़ी देर बाद आपका एग्जाम है और आप इस वीडियो को देखोगे तो ये आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा। आपका एग्जाम है इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन का, ठीक है। बीए प्रोग्राम या फिर बीए या फिर जो भी कोर्स है आपके पास एज वेल, अगर कॉमर्स में भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको कुछ भी करना, आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है एंड आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप मेट्रो में चलते चलते, बस से, या फिर जैसे भी आप अपने जो डिस्टेंस को उसको कवर कर रहे हो उसके बीच में आप ये पढ़ते पढ़ते जाओगे ना, तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो फटाफट विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन हमारे बुक का नाम है, ठीक है। आई थिंक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन, विद इन एंड आउटसाइड ऑफ अ कंपनी। चलो इतना समझ लेते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन, आप सेमेस्टर 1, 9, 11th और 12th इन सब में आप कम्युनिकेशन, संचार सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा ही वर्डिंग चेंज होगी। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या मतलब है इसका? बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करना कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर और कंपनी के बीचों में। दो कंपनी से आपस में एक दूसरे में इंफॉर्मेशन कर रही है, वो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन होगा। कंपनी के बाहर, कंपनी के अंदर से कंपनी के बाहर इंफॉर्मेशन जा रही है, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। कंपनी के अंदर आ रही है तो भी बिजनेस कम्युनिकेशन होगा। इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यही यही वो जो चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखता है। दैट हेल्प इन डिसीजंस, जो कि डिसीजन बनाने में और अपने बिजनेस के गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्या बिजनेस कम्युनिकेशन? बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? ये आपका संचार का रूप है, जो कि आपको शेयरिंग, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको, वैसे मेरे को हिंदी में बताने की कोई जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। ये कंपनी को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में और बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में। अब प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझना, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं कौन हूं, मेरे पास एक आइडिया आया और मैं वो आइडिया आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कैसे शेयर कर रहा हूँ? आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो जिसके पास आइडिया आया, जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है, जो अपने माइंड की बातों को एक्सप्रेस करना चाहता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंडर बोलेंगे, ठीक है। सेंडर था, ठीक है। अब मेरी बारी है। मैं उस चीज को, मेरे दिमाग में ना वो बात आई कि हेलो भाई कैसे हो, मुझे आपसे ये पूछना है। तो अब मैं उस बात को सोचूंगा कि यार मैं इसे ये चीज इंग्लिश में बोलूं क्या हिंदी में बोलूं, किस चीज में एनकोड करूं, मैं इसे किस चीज में करूं एनकोड, ठीक है, एनकोड, ठीक है। अब मेरे दिमाग में जो आएगा वो होगा वो मैसेज, जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो होगा वो मैसेज, ठीक है। अब मैं जिस चीज से आपको भेजूंगा, मैं आपको किसके थ्रू भेज रहा हूं? अपने कैमरे, फोन और इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट क्या होगा? चैनल। चैनल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यम। क्या कहते हैं सर? माध्यम कहते हैं। किसी माध्यम से भेजा, ठीक है। अब चैनल पता चल गया। अब रिसीवर, आप लोग क्या हो सर? अभी रिसीवर हो, आप लोग रिसीव कर रहे हो। मैं जो भेज रहा हूँ कैमरे के थ्रू, माइक के थ्रू, है ना, इस मीडियम से जो मैं भेज रहा हूँ इंटरनेट के थ्रू, आप लोग क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। तो जिसको मैसेज मिलता है वो क्या होता है सर? रिसीवर होता है, ठीक है। अब मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ, अब मैंने जैसे किसी को बोला कि हाउ आर यू, है ना, तो उसने बोला यार हाउ का मतलब हो जाता है मेरे से पूछ रहा है, ठीक है। यू का मतलब मेरे से पूछ रहा है, हाउ का मतलब कैसा है। तो ये सब हो सकता है ये पूछ रहा हो कि मैं कैसा हूं। तो मैंने इस चीज को क्या किया? डिकोड कर दिया। मैंने इस चीज को क्या किया? डिकोड, मेरे, ठीक है। अब आप, मैं जो आपको बोल रहा हूं आप उसे क्या कर रहे हो? अपने मन में डिकोड कर रहे हो कि सर जो बोल रहे हो उसका मतलब। अब फीडबैक, अब मैं बोलूंगा भाई मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो तो प्लीज कमेंट में मेरे को फीडबैक दो। तो अगर आप जो मेरे को रिप्लाई दोगे, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक। लेकिन अभी अगर आपका वीडियो अटकने लग जाए, वीडियो में दिक्कत आ जाए, नेट चला जाए, बफरिंग हो जाए वीडियो में, या फिर फोन स्विच ऑफ हो जाए, दैट इज कॉल्ड द नॉइस और बैरियर, ठीक है। जो भी रुकावटें आती है, अब इनकी डेफिनेशन के साथ विदाउट टाइम वेस्ट फटाफट से पढ़ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी एक मिनट टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं आप वीडियो भी मत देखो, आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो और उससे पढ़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। सेंडर व्हेन प्रोफेशनली रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट आइडियाज थ्रू और मैसेजेस, ठीक है। जो मैसेजेस के थ्रू अगर हम किसी को आइडिया कुछ देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? सेंडर हो जाएगा। जो देना चाहता है वो सेंडर होगा, पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग इज द एक्ट ऑफ translating information into systematic code such as language or signals। मैं कर रहा हूं,
मैंने अपने दिमाग में एनकोड करा कि भाई हेलो को ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हेलो, अब मैंने हिंदी में बोल दिया हाँ भाई कैसा है, ठीक है, एक ही बात है, हाउ आर यू, है ना, ये चीज एनकोड करा, मैंने बोला ना कि मेरे दिमाग में कुछ आया, अब मैं आपको हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में, तो वो क्या होगा, एनकोडिंग हो गया। तो एनकोडिंग इज द एक्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अ सिस्टमैटिक केस, चाहे वो लैंग्वेज हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है ना, सिंबल हो सकता है, जैसे कहीं पे सिंबल लगा दिया स्टॉप ऐसे करके, है ना, जो भी है। चलो अगला पढ़ते हैं, मैसेज एंड चैनल। मैसेज मैंने बता दिया, मैसेज क्या होता है, जस्ट अ वॉटर मैस, अच्छा देखो यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, मैसेज जस्ट अ वाटर, जस्ट एज वाटर इज द मैसेज, पानी क्या है, एक मैसेज है, विच इज कवर्ड थ्रू द पाइप, विच इज कवर्ड थ्रू द पाइप बिकम्स द चैनल, और वो पाइप क्या है, वो चैनल है। तो पानी पाइप के थ्रू जा रहा है, यानी मैसेज एक मीडियम के थ्रू जा रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। चैनल का मतलब होता है एक मीडियम, ठीक है। तो ये मैसेज है एक पानी और चैनल है एक मीडियम, तो ठीक है, ऐसे समझो क्या बोल रहा हूं मैं, मैसेज है एक पानी और चैनल आपका पाइप है, ठीक है। तो वो पाइप किसके, पाइप के थ्रू कौन जा रहा है, मैसेज जा रहा है, यानी पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, ऐसा समझो एग्जांपल से, ठीक है। अगला है रिसीवर, द रिसीवर शुड बी अटेंटिव एंड रेडी टू रिसीव द मैसेज, द कंप्लीट मैसेज। जो रिसीवर होता है उससे पहली बात तो ऑलरेडी एक्यूरेट होना चाहिए और अपने मैसेज को रिसीव करने के लिए रेडी रहना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल, ठीक है, अब रिसीवर के बाद आपका क्या आता है, डिकोडिंग। तो आफ्टर द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, जब रिसीवर मैसेज रिसीव कर लेता है तो इज द प्रोसेस ट्रांसलेटिंग और इंटरप्रेटिंग, ठीक है। अब उस चीज को, जो मैसेज मैं आपको भेज रहा हूं, अब आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हो, है ना, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकोडिंग। आफ्टर रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग और इंटरप्रेटिंग दैट मैसेजेस इनटू अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये होता है आपका डिकोडिंग। मतलब मैंने कुछ मैसेज भेजा, आफ्टर रिसीवर रिसीव द मैसेज, रिसीवर को जब मैसेज रिसीव हो गया, तो जब हम जो मैसेज उसको रिसीव हुआ उसको जब आप वो करोगे, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, डिकोड करोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिकोडिंग। अब होते हैं फीडबैक। फीडबैक क्या लिखा है यहाँ पे, फीडबैक लिखा है, रिसीवर रिस्पॉन्स टू मैसेज इज द फाइनल स्टेप, रिसीवर्स रिस्पॉन्स, रिसीवर का रिस्पॉन्स, ठीक है, उस मैसेज पे जो रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है वो आखिरी स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक, ठीक है। अगर उसको कोई गुस्सा, नुकसान या जो भी उसकी बात सुन के लगाओ, रिसीवर फीडबैक में वापस करता है। अब नॉइस और बैरियर क्या होता है, ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ नॉइस और बैरियर भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। नॉइस और बैरियर है आपका एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स क्लियर कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड बैरियर्स। मतलब कोई भी चीज जो कि क्लियर कम्युनिकेशन को रोकती है, कोई भी चीज क्लियर कम्युनिकेशन को रोकती है, वो आपकी क्या हो जाती है, नॉइज या बैरियर। अब मैंने बोला ना, अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं और एकदम से वो अटक जाता है, वो क्या हो जाएगा, बैरियर हो गया, नॉइस आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। हाँ जी, तो विदाउट टाइम वेस्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा देखो, अगर फंक्शन आ जाए या फिर इसका वो आ जाए, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट नहीं बोल के हम इसे ऐसे कह सकते हैं, मेरिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फायदे बेनिफिट्स, ठीक है। तो सिंपल से आपको सबसे पहले बताना है इन्फॉर्मेशन फंक्शन, यानी कि इट हेल्प टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉइज, ऐसे कह सकते हो। इट हेल्प टू डिटरमाइन द हायरार्कियल, क्या लिखा है एक बार पढ़ के बता देता हूँ, हायरार्कियल, हाँ यही लिखा है, हायरार्कियल, हायरार्किकल लेवल्स। हायरार्किकल लेवल्स क्या होता है, हायरार्किकल लेवल्स ये होते हैं कि मतलब आपका सबऑर्डिनेट क्या है, आपका सुपीरियर कौन है। मतलब और एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑफिस है, एक ऐसा मान के चलो कंपनी है, उसमें कौन किसका मैनेजर है, कौन किसके नीचे काम करता है, इसे हम कहते हैं हायरार्किकल लेवल्स, है ना। तो ये डिफाइन करने में हेल्प कौन करता है, यही डिफाइन करने में हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करती है, ठीक है। अब है अगला कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल फंक्शन हेल्प टू कंट्रोल द एम्प्लॉयज, ठीक है। मतलब आप जब कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉयज के साथ, तो पूरा बिजनेस कंट्रोल करने में, ठीक है, सारी चीजें करने में कौन आपकी हेल्प करता है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है सारी चीजें कंट्रोल करने में। चाहे कंट्रोल करने में आपका कोई भी डिपार्टमेंट आ जाए, हेल्प टू कंट्रोल एनी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, कुछ भी लिख कर आ सकते हैं आप, है ना। अगला आपका लिखा है मोटिवेशनल फंक्शन। तो ये देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, सिंपल सी बात है। क्या हेल्प करता है बिजनेस कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो हमें बिजनेस में हायर प्रॉफिट ला सके। जब हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे तभी तो वो बिजनेस में हाई प्रॉफिट ला के देगा, नॉर्मल सी बात है यार, है ना। तो ये एम्प्लॉयज को अच्छा काम करने के लिए हेल्प करता है, एनकरेज करता है। अगला लिखा है इमोशनल एक्सप्रेशन। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी से इमोशनल बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। हेल्प टू मेकिंग इमोशनल बॉन्ड्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प टू मेकिंग इमोशनल बॉन्ड्स टू सम विद समवन, या विद एम्प्लॉयज या फिर विद सुपीरियर्स, है ना। अगर हम किसी के इमोशनल बॉन्ड समझेंगे
तो हुई तो इमोशनल एक्सप्रेशन। अच्छा, हेल्प टू प्रोवाइड इमोशनल एक्सप्रेशन, ये भी हो सकता है। इमोशनल एक्सप्रेशन मतलब इसी से पता चलता है कि आज हमारे बॉस गुस्से में है या फिर आज हमारा सीनियर गुस्से में है। हमें आज सीनियर के सामने अच्छा से, अगर सीनियर गुस्से में होगा तभी एम्प्लॉयज अच्छे से काम करके दिखाई नहीं, बोलेंगे आज यार ज्यादा बकवास नहीं करनी, सीनियर गुस्से में है। तो इमोशनल एक्सप्रेशन ये काम करवाते हैं। अब डिसीजन मेकिंग, यार नॉर्मल सी बात है यार, अगर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो और वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए, तो बिजनेस कम्युनिकेशन ही तो आपकी हेल्प करेंगे। अगर तुम यहाँ पे एक और वर्ड लगा दो, हेल्प टू मेक बिजनेस कम्युनिकेशन, बीसी लिख रहा हूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प्स टू टेक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजंस। ठीक है, डिसीजंस इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब होता है कि ऐसे डिसीजंस जो कि आपके काम को सही टाइम पे और सही समय पे, मतलब सही समय पे या समय से पहले और कम वेस्टेज के साथ आपका काम पूरा कराएगी, है ना, ये मतलब होता है। अभी बार बार से इतना समझो, अगर कॉमर्स स्टूडेंट होंगे तो उन्हें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमें क्या पढ़ना है? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कौन से होते हैं? जो लिख सकते हो और बोल सकते हैं। नॉन वर्बल वो होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी टोन के साथ होते हैं। अच्छा, इनके भी अंदर कुछ टाइप्स होते हैं। स्पोकन भी दो, वो वर्बल भी दो टाइप के, ओरल और राइटिंग, और ये इतने सारे टाइप के। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में फटाफट से पढ़ लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, है ना। मैं आपका 1 मिनट वेस्ट नहीं होने दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ पढ़ना है, तो भाई मेरे टेलीग्राम पे जाओ, मैंने फ्री में पीडीएफ दे रखी है, ये बनवा कर दे रखी है मैंने, उसे जाके पढ़ लो। मेट्रो में बैठे हो, अगर बस वगैरह में बैठे हो, फिर ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, इसे पढ़ लो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। जो मैं डेफिनेशन अपनी कॉपी में पढ़ रहा हूँ ना भाई, यही सारी डेफिनेशन इजी लैंग्वेज में, अगर उसमें दिख रहा हो, यही सारी डेफिनेशन इजी लैंग्वेज में मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड करी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, तो फटाफट से ओरल कम्युनिकेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस थ्रू स्पोकन वर्ड्स, इधर फेस टू फेस और वी आर मीडियम लाइक अ फोन। या तो हम फोन पे बात कर रहे होते हैं या फिर हम बोलकर जो अपने शब्दों को दर्शाते हैं, इधर फेस टू फेस, या तो फेस टू फेस किसी से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, तो ये हो जाता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके फायदे या फिर अच्छा, द मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ बिजनेस, द मोस्ट प्रेफर्ड कम्युनिकेशन मोड ऑफ बिजनेस, मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस। क्यों? देखो, मतलब कि सबसे ज्यादा प्रेफर क्यों करा जाता है? क्योंकि बिकॉज, अच्छा, अगर बेनिफिट आ जाए तो भी लिख सकते हो। इसमें फीडबैक कैसे मिलता है? बिल्कुल इमीडिएट फीडबैक मिलता है। रिस्पॉन्स मतलब जल्दी मिलता है। मैं आपसे सामने से बात कर रहा हूँ, अगर सामने से बात कर रहा हूँ तो हेलो बोलेगा, हाँ भाई कैसा है, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि 10 मिनट बाद दे रहा हूँ रिप्लाई, ऐसा कुछ। वो सामने सामने रिप्लाई दे देगा, है ना भाई। ओके, तो अगला है, सॉरी सॉरी जस्ट सेकंड, अगला है हमारा परसुएसिवनेस। ठीक है, परसुएसिवनेस का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब किसी चीज को, मतलब किसी को कन्विंस करना, इजी टू कन्विंस समवन, है ना। कन्विंस करना इजी रहता है। ठीक है, परसुएसिवनेस का मतलब ये सब, जो बिजनेस में कन्विंस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब चाहे वो अपनी स्मार्टनेस से कर रहा हो, जैसे कि कहीं पे फाइल प्रेजेंटेशन से किसी को कन्विंस करना है कि हाँ आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ या कुछ भी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, किसी भी तरीके से आप किसी से बात कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है, जैसे कि अगर अपना भाई बंधु दोस्त हो गया ना, कोई नॉर्मल बंदा हो, तो उससे हम इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे, हाँ भाई और हालचाल तेरा ठीक है। एंड अगर कोई जेन्युइन बंदा हो, जेन्युइन मीन्स कहने का मतलब है कि कोई हमसे सीनियर हो या फिर कोई अनदर कंपनी का बंदा हो, है ना, या फिर कोई पुलिस वाला हो, तो उससे हम कैसे सर टाइप या अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, आप जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हो। सोशल बॉन्डिंग, तो भाई आपकी जो सोशल बॉन्डिंग है आसपास के लोग, मतलब सोशल बॉन्डिंग मीन्स आमने सामने से बात करके जो भी है आप अपना बॉन्ड जो है वो अच्छा कर पाओगे। फटाफट राइटिंग वाला देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ जी, तो देखो, अब हमें पढ़ना है रिटन कम्युनिकेशन। ये क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग मैसेजेस थ्रू रिटन वर्ड्स। ठीक है, मतलब कि हमारे मैसेज कैरी करता है कैसे? रिटन वर्ड्स में, उसे हम रिटन रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, हमारा ओरल कम्युनिकेशन हो गया, ये इसका एग्जांपल है ईमेल या फिर लेटर या फिर रिपोर्ट्स या फिर कोई मेमो। ठीक है, अब क्या लिखा है? नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन विदाउट इट। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और रिटन कम्युनिकेशन के अलावा चल ही नहीं सकती। चल तो वैसे ओरल कम्युनिकेशन के अलावा भी नहीं। ठीक है, इसके की एडवांटेजेस क्या है? अल्टरेशन एंड एडिटिंग, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अल्टरेशन एंड एडिटिंग। देखो, एडिटिंग मतलब इससे तुम ऐसे समझो कि जैसे तुमसे कोई गलती हो गई, मैंने कुछ लिखा, जैसे कि मैंने लिख दिया HERSH, मैं लिखना चाहता था हर्ष, मैंने ई लगा दिया एक ही जगह। तो यार अब मैं इसे काट के या फिर इसे कट करके आगे ठीक कर सकते हो। तो पेंसिल से लिख रहा हूँ तो इरेज करके दोबारा लिख सकता हूँ।
तो हम एडिट कर सकते हैं इतनी चीज़ों को। एक्यूरेसी एंड क्रेडिटेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है यूज एज अ प्रूफ इन फ्यूचर। अच्छा, इसमें एक्यूरेसी ये है कि मतलब इसको हम एज अ प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। जैसे मुझे किसी ने धमकी भरा लेटर लिखा, अब मैं वो लेटर लिख कोर्ट में जाऊंगा, पुलिस पे जाऊंगा, देखो मेरे पे धमकी भरा लेटर आया है, ठीक है, आगे। अच्छा, ये हाँ, जब मोर ट्रस्टेड होता है, ये इसी में एक और पॉइंट है, मोर ट्रस्टेड, ये ज्यादा भरोसेमंद होते हैं क्योंकि लिखित रूप में रहता है ना भाई, प्रॉपर्टी के कागज भी तो लिखित रूप में रहते हैं यार, ठीक है। अब हमारा बच्चा वेल ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। मतलब देखो, अभी मैं आपको नोट पीडीएफ नोट प्रोवाइड दे रहा हूँ, तो वो अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है। उसको वो जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, एक सीक्वेंस वाइज होगा, पहले यूनिट 1, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, इस टाइप से होगा, है ना। एक सीक्वेंस वाइज होगा, एक आपको देखने में आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप वेल ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन को क्या कह सकते हो कि सीक्वेंस वाइज इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं हम, ठीक है, अच्छी तरीके से, ताकि देखने में समझ आए। वाइडर आउटरीच, अच्छा, हम अपनी प्रेजेंटेशन है, कुछ भी है, अगर उसको हम कहीं पे अपलोड कर देते हैं, कुछ किसी को दिखानी हो, जैसे हमने पोस्टर एडिट किया, नॉर्मल पोस्टर है, इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें खाली इन्फॉर्मेशन लिख के फैला दिया सब जगह, तो देखो क्या है, इसका मतलब हायर रीच थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अगर हम एडवर्टाइजमेंट से इसके हायर रीच हो जाती है, सबको हमारा नंबर दिखता है, सबको हमारी इन्फॉर्मेशन दिखती है, तो वाइडर आउटरीच, वेल ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन यानी सीक्वेंस वाइज, एक्यूरेसी एंड क्रेडिटेबिलिटी, है ना, कि मोर ट्रस्टेबल है, और अल्टरेशन एंड एडिटिंग, मतलब इसमें हम बाद में ऑल्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आई। नेक्स्ट, रिटन कम्युनिकेशन भी कंप्लीट। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद, अच्छा सुनो, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, बैरियर्स, टाइप ऑफ बैरियर्स। तो हो सके तो भाई, मेरे पे टाइम हो तो मैं लास्ट में कराऊंगा टाइप ऑफ बैरियर्स, अगर टाइम बचता है तो, नहीं तो भाई प्लीज टाइप ऑफ बैरियर्स मैं अपने नोट्स में दे दूंगा, नोट्स में से कर लेना, ठीक है। एक बार मैं हल्का हल्का बता जरूर दूंगा अगर टाइम मिला तो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो फटाफट से मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, नॉन वर्बल, जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। इसमें क्या लिखा है, बॉडी लैंग्वेजेस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन। अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज। हम किसी भाषा का या फिर किसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इट कंस्टिट्यूट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। चलो ठीक है, आगे समझते क्या लिखा है। ये कितने टाइप्स का है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसे लास्ट में डिटेल में समझ लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। काइनेसिक्स, काइनेसिक्स क्या होता है मेरे भाई, चलो मैं नोट्स उठा लेता हूँ अपने। काइनेसिक्स यानी कि बेसिकली अगर हम कह सके तो बॉडी लैंग्वेज होती है, मतलब आपके फेस के एक्सप्रेशन से लेके सब कुछ। देखो काइनेसिक्स क्या होता है, इसका मतलब है आपके शरीर के मूवमेंट्स, क्या है, आपके शरीर के मूवमेंट्स, उतार चढ़ाव, आई कांटेक्ट वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे एक मुस्कुराते चेहरा खुशी दिखाता है, ऐसा कुछ इस टाइप समझो, ठीक है। अब आ जाता है आपका पैरा लैंग्वेज, क्या, अब पैरा लैंग्वेज, ये रहा पैरा लैंग्वेज। और इससे इससे आपका पहले भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, इससे आपका पहले भी क्वेश्चन आया था, तो पैरा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। पैरा लैंग्वेज का मतलब है कि आप क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा कैसे बोल रहे हैं, मतलब कि मैं अभी बोल रहा हूं कि ओए भाई कैसा है, लेकिन अगर मैं यही चीज जैसे बोलूं, ओए भाई कैसा है, गुस्से में बोला मैंने, मतलब आप क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा किस टाइप से बोल रहे हैं, है ना। इसमें आवाज की वॉल्यूम भी आ जाती है कि आपकी वॉल्यूम ऊपर है नीचे है, आपके आवाज का साउंड मतलब ज्यादा है कम है, इस टाइप की चीजें आ जाती है इसमें, ठीक है। जैसे एक ही बात मैंने आपको बताया कि गुस्से में अलग बोल सकते हैं और प्यार से अलग। अच्छा, प्रोक्सेमिक्स क्या हो जाता है, प्रोक्सेमिक्स हमारा होता है स्पेस लैंग्वेज। ये दो टाइप का होता है, इंटीमेट स्पेस एंड सोशल पब्लिक। मतलब प्रोक्सेमिक्स को तुम ऐसे समझो कि मतलब प्रोक्सेमिक्स को तुम ऐसे समझो कि स्पेस, हमें किससे कितना स्पेस रह के बात करनी चाहिए। मतलब कि आपका कोई करीबी होगा तो आप उससे कैसे बात करोगे, हाँ भाई ठीक है, कंधे पे हाथ रखकर। लेकिन अगर आप किसी, हाँ, अगर आपका कोई करीबी होगा तो आप क्लोज रहोगे, वो क्लोज आपका किस स्पेस में आ जाएगा, इंटीमेट स्पेस में आ जाएगा। लेकिन आप सोशल या फिर पब्लिक, जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में गए हो या फिर किसी मीटिंग में गए हो, तो आप कैसे इतनी दूर रह के बात करोगे, मतलब एक हाथ से तो ज्यादा दूरी रह के बात करोगे, एकदम क्लोज आके बात करोगे नहीं ना। यही मैं समझा रहा था। तो इंटीमेट स्पेस में वो क्लोज आके बात करेंगे जैसे हम क्लोज के लोगों से, मतलब आसपास के जानकारी लोगों से बात करते हैं। सोशल पब्लिक में हम नॉर्मल मीटिंग्स वगैरह की बात कर रहे होते हैं, इसमें दूर रहेंगे, ठीक है। आगे हमारे नोट्स उठा लेते हैं, और ये क्या लिखा है, प्रोक्सेमिक्स हो गया हमारा। क्रोनेमिक्स, ठीक है। क्रोनेमिक्स में क्या लिखा हुआ है हमारा कि मतलब ठीक है, मतलब इसका ताल्लुक टाइम से है, टाइम लैंग्वेज मैंने लिख भी रखा है ब्रैकेट में। बिजनेस में वक्त पर आना, पंक्चुअलिटी, आपके प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन को दिखाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, मतलब बिजनेस में टाइम पे आना, एक इंसान टाइम पे कैसे आता है कैसे नहीं, ठीक है। अब हैप्टिक्स, हैप्टिक्स हम टच मैंने लिख रखा है। हैप्टिक्स यानी कि सर टच, ठीक है, यानी कि हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि, हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि छू कर, टच करके मैसेज देना, है ना। जैसे एक मतलब हम मजबूत हैंडशेक करते हैं, तो इट मीन्स हमारी डील जो है वो कैसी है,
हमारी डील मजबूत है। मैं किसी को जोर से पीठ में मारता हूँ, शाबाश, ठीक है, लेकिन अगर मैंने सिर्फ किसी पे धीरे से कंधे से हाथ रखा तो वो समझेगा कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं हूं उसको लेकर, है ना। चलो आगे हमारा हैप्टिक्स हो गया, साइंस एंड सिग्नल लैंग्वेज, यानी कि मतलब मैंने किसी को आईब्रो अप करके दिखा दिया, अब मैंने किसी को ऐसे दिखा दिया, वो क्या समझेगा, वहीं रुक जा। मैंने किसी को ऐसे दिखा दिया तो मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, डर रहा हूँ, ठीक है। हर चीज का एक अलग साइन एंड सिग्नल होता है, ठीक है। तो ये भी समझाते हैं। अब आती है बारी साइलेंस की, साइलेंस की, तो साइलेंस को भी फटाफट से समझ लेते हैं। हाँ जी, तो अब हमें लिसनिंग पढ़ना है। लिसनिंग यानी लिसनिंग इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउज रिसीवर टू इवेल्युएट। लिसनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, साइलेंस, साइलेंस रहना मतलब चुप रहना, और चुप रह के हम सामने वाले की सुन रहे होते हैं, और सुनना यानी कि लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज, ये क्या अलो करता है, रिसीवर को अलो करता है टू इवेल्युएट, डिस्क्रिमिनेट और इम्पैटिक। अच्छा, अब इन तीनों को, लिसनिंग को मैं अलग से क्यों समझा रहा हूँ भाई, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। तो इवेल्युएट, डिस्क्रिमिनेट और इम्पैटिक, ये तीनों का मतलब आप समझते हो। देखो, इवेल्युएट मतलब होता है टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, रिसीवर को इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, इवेल्युएट का मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट करने में भी हेल्प करता है, डिस्क्रिमिनेट मतलब, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट का मतलब है इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ना वो निकालने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें इसको बताने के लिए, इंपॉर्टेंट बातें निकालने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज रिसीवर टू इवेल्युएट एंड डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, टेकिंग टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस और डिस्क्रिमिनेट करने में, डिस्क्रिमिनेट मैंने बता दी, जरूरी बातें निकालने के लिए। इम्पैटिक मतलब हो जाता है तुम्हारा टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स, ठीक है, मतलब अगर हम चुप रहेंगे और सामने वाले की सुनेंगे तभी तो हम उसकी फीलिंग जान पाएंगे। तो याद रहेगा, लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज रिसीवर टू इवेल्युएट, डिस्क्रिमिनेट, इम्पैटिंग। इवेल्युएट का मतलब टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, डिस्क्रिमिनेट का मतलब हो जाता है तुम्हारा जरूरी बातें निकालने के लिए, ठीक है, एक्सक्रीट इंपॉर्टेंट जो भी है, इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द टॉक्स या जो भी है, ठीक है। इम्पैटिक क्या हो जाता है तुम्हारा, सॉरी मैंने टॉक बोल दिया, फ्रॉम द कन्वर्सेशन, ओके। एंड तुम्हारा इम्पैटिक क्या हो जाता है, हमारा अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स, टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स, दूसरों की भावनाएं समझने के लिए। इतना हो गया, तो चलो अब फटाफट से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके ये सारे मैंने करवा दिए थे, बस लिसनिंग रह गया था, लिसनिंग भी कंप्लीट हो चुका। अब बचा तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मेरे को टाइम बचता तो मैं टाइप ऑफ बैरियर पढ़ा के चला जाऊंगा। तो फटाफट से भाई, फोर मेन बैरियर्स, टाइप्स ऑफ बैरियर्स हैं जिन्हें हम फोर मेन पिलर्स कहते हैं। अच्छा, बैरियर्स क्या होता है, रुकावट है, वो रुकावट है जो आपको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत देती है, मैंने बता दिया था। तो ये चार टाइप की होती है, फिजिकल बैरियर, हमारा सेमेटिक, सेमेंटिक लैंग्वेज, दो बार लैंग्वेज लिख देता है, कंफ्यूज हो रहा था, सेमेंटिक लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। हमारा एक हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर्स और दूसरा है सोशियो कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं बड़ा। सब फिजिकल बैरियर्स वो होते हैं जिसमें नॉइस, डिस्टेंस, टेक्निकल ग्लिच की वजह से रुकावट आ जाए, उन्हें हम फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। सेमेंटिक लैंग्वेज बैरियर यानी मल्टी मीनिंग वर्ड्स या फिर पुअर ट्रांसलेशन, मतलब जैसे किसी को हिंदी बोलने ढंग से नहीं आती, मान के चलो कोई दूसरे स्टेट का पर्सन है, वो हिंदी बोलना चाह रहा है तो वो थोड़ा अटकेगा, है ना, तो उस चीज को हम पुअर ट्रांसलेशन कहते हैं। मल्टी मीनिंग वर्ड्स, जैसे उसके स्टेट में कुछ और इसका मतलब है ना, उसके लैंग्वेज में, एंड उसका यही मतलब कुछ और है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाएगी, है ना। जैसे जस्ट लाइक बंगाली लोग जो आजकल इंस्टाग्राम पे भी दिखाते हैं कि बंगाली लोग पीने को खाना बोलते हैं कि पानी खाबो या जल खाबो, है ना। तो इस तरह वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, है ना, तो लैक ऑफ अटेंशन, साइकोलॉजिकल बैरियर यानी मानसिक में थोड़ी सी रुकावट है, मानसिक रुकावट है जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ये किस वजह से हो सकती है, कैसे हो सकती, कौन सी होती है, लैक ऑफ अटेंशन, जैसे किन किन लोगों को अटेंशन चाहिए होती है पर उन्हें नहीं मिलती, या फिर उनकी इमोशनल स्टेट ही ऐसी होती है जिसकी वजह से वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सोशियो कल्चरल बैरियर, सोशियो कल्चरल बैरियर में सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज भी आ जाता है। सोशियो कल्चरल बैरियर मतलब कि एक इंसान की दूसरी कल्चर है और एक इंसान की दूसरी, और इसमें बॉडी लैंग्वेज भी आ जाता है क्योंकि इस बॉडी लैंग्वेज के वहां कुछ और मतलब हो, है ना। जैसे कि वो कह रहा है कि ऐसे, तो हम सोचेंगे इसका मतलब है रुकने को, पर क्या पता उसके उसके उधर इसका मतलब वो हेलो कैसे हो, है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज में एक इसमें, और एक और आ जाता है इसमें, आपका आ जाता है सोशियो कल्चरल में, आपका आ जाता है सोशल स्टेटस। क्या, सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस, ऐसे मान के चलो कि एक कंपनी का सीईओ है, यानी कि ऐसे ऐसा मान के चलो अंबानी जी की कोई कंपनी है जियो, और उसमें छोटा सा एम्प्लॉय है, बिल्कुल छोटा सा एम्प्लॉय, वो छोटा सा काम करता है, और एकदम से अंबानी जी आके उससे बात करने लगे, भाई वो बात नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो, वो चुप हो जाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या रिप्लाई दूं, है ना। इतने बड़े इंसान से एक छोटा सा एम्प्लॉय मिल रहा है, काम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा मैं, है ना, लेकिन वो कंपनी का सीईओ, वो मालिक, और वो छोटा सा एक एम्प्लॉय, तो जब वो अंबानी सर से मिलेगा तो वो क्या सोचेगा,
कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से दिक्कत होगी कम्युनिकेशन में। इसे हम कहते हैं सोशल स्टेटस। ठीक है, एक बड़ा मैनेजर एक छोटे से एम्प्लॉय से जब मिलता है तो छोटे मैनेजर को दिक्कत होती है बात करने, मतलब दोनों को ही आपस में एक दूसरे से बात करने में दिक्कत होती है। चलो, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चैप्टर में जितने टॉपिक हो सकते थे मैंने सब बता दिया। मैंने भाई एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं करूंगा। पूरी कोशिश है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना हो सके तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें इंटरव्यूज। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस मैं आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पे करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, लेकिन मैं बाकी यूनिट भी कराऊंगा। जितनी यूनिट हो सके उतने की प्रिपरेशन कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ जी, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। एन इंटरव्यू इज अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन वेयर वन पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चन, व्हेन वन पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चंस टू अदर प्रोवाइड्स आंसर्स। ठीक है, इट गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोसेस यूज्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इवेल्युएट पर्सन सस्टेबिलिटी फॉर अ रोल और सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, इंटरव्यू एक शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन वेयर एक पार्टिसिपेंट से ना क्वेश्चंस करे जाते हैं। मतलब एक पार्टिसिपेंट होता है ना, एक कैंडिडेट से क्वेश्चंस करे जाते हैं। ठीक है, उसमें इंटरव्यू में। ओके, समझ आया आपको? तो उस वो क्वेश्चंस क्यों करे जाते हैं? ठीक है, वो क्वेश्चंस हमें इसलिए करे जाते हैं तो इवेल्युएट अ पर्सन सस्टेबिलिटी, उसमें उसकी मतलब जितनी भी क्षमता है, किस टाइप की क्षमता है, मतलब उसमें स्किल्स कैसी है, उसकी कन्वर्सेशन स्किल्स कैसी है, उसका काम करने का जो उसने सीखा है, मतलब जो भी उसने स्किल एंड नॉलेज गेन करी है उसको वो कैसे यूज करता है, ये सब जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरव्यू यूज करते हैं। अब इंटरव्यू भी कई टाइप्स के हैं, टाइप्स या फिर काइंड्स ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले है सिलेक्शन या फिर एम्प्लॉय इंटरव्यू। तो इसके बारे में नोट्स में क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ जनरली हेल्ड वेयर दिस इज अ जनरली हेल्ड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू हायर पीपल इन द कंपनी, फोकसेस ऑन इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट स्किल एंड सस्टेबिलिटी फॉर द जॉब। मतलब कि नॉर्मल जनरल जो होता है, नॉर्मल अगर आप एक कंपनी के अंदर एक बंदा आना चाहता है तो उसको मतलब वो जो एक कंपनी में एक बंदा आना चाहता है उसके लिए जो इंटरव्यू होता है वो आता है आपका सिलेक्शन या फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, है ना। आगे देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रमोशन इंटरव्यू। मतलब ये देखो, इट इज द कंडक्टेड व्हेन एम्प्लॉय वांट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर हायर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाना चाहते हैं, आजकल जैसे पुलिस वगैरह होते हैं, पुलिस वगैरह जब अपनी ऊपरी पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? कुछ एग्जाम्स देते हैं एंड फिर उनको ऊपरी पोस्ट मिलती है उनसे ज्यादा। ठीक है, अप्रेजल इंटरव्यू। ठीक है, कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन पीरियडिकली और एनुअली। ये कैसा होता है? या तो किसी पीरियड जैसे हर 2-2 महीने में, हर 1-1 महीने में, या फिर एनुअली होता है, साल में एक बार। ठीक है, टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। ये किस लिए होता है? एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। किस लिए? परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, कौन सा? अप्रेजल इंटरव्यू। एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने के लिए और प्रोग्रेस देखने के लिए कि कैसी कंपनी की प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है, अप्रेजल इंटरव्यू हो गया हमारा। काउंसलिंग इंटरव्यू हमारा फटाफट पढ़ लेते हैं। एन इंटरव्यू कंडक्टेड टू हेल्प एम्प्लॉइज सॉल्व पर्सनल और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एम्प्लॉय को कोई वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो ये इंटरव्यू एम्प्लॉय से लिया जाता है ताकि उनकी वर्क रिलेटेड और पर्सनल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाए। डिसिप्लिनरी इंटरव्यू, ये किस लिए होता है? एन इंटरव्यू हेल्ड टू एड्रेस एम्प्लॉयज हु वायोलेट कंपनी रूल्स और डिसिप्लिन। देखो, कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी की बात नहीं मानता, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानता, ये इंटरव्यू उसके लिए होता है कि भाई क्यों नहीं मानता है, उससे सवालात करे जाते हैं। जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानता उसके लिए होता है इंटरव्यू, उससे किया जाता है। ठीक है, ग्राइवेंस इंटरव्यू। यहाँ क्या लिखा? एन इंटरव्यू वेयर एम्प्लॉयज एक्सप्रेस कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर को वर्कर्स। मतलब कोई वर्कर है, ठीक है, एक वर्कर है, ठीक है, और एक दूसरा वर्कर है, इससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस इंटरव्यू में वो सब पूछा जाता है कि आपको किससे प्रॉब्लम है। अगर इसको इसकी कंपनी से कोई प्रॉब्लम होगा ना, कंपनी से, ठीक है, कंपनी से कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी इससे पूछा जाता है इस वाले इंटरव्यू में। ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट इंटरव्यू लिखा है। एग्जिट इंटरव्यू मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हो तब, है ना। एन इंटरव्यू कंडक्टेड व्हेन एम्प्लॉयज लीव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट फीडबैक फॉर इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जा रहा है, क्या दिक्कत है, तो ये इंटरव्यू तब लिया जाता है जब एक पर्सन, एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, एंड ये इसलिए लिया जाता है ताकि कंपनी उस चीज को इंप्रूव कर सके एंड आगे से कोई एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए। आगे क्या लिखा है? स्टे इंटरव्यू। स्टे इंटरव्यू मतलब जो एग्जिस्टिंग हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ठीक है, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं हमारी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये उनसे लिया जाता है टू कंडक्ट अंडरस्टैंड एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन एंड रीजंस फॉर स्टेइंग। मतलब कि वो हमारी कंपनी में क्यों है ना, और किस लिए है अभी तक, है ना, और है तो मतलब, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे?
हाँ, किस लिए रुके हुए हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या सोचते हो हमारी कंपनी उन्हें क्या देगी। जैसे किसी कंपनी ने बोला कि हो सकता है मुझे इस कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने बोला कि मुझे फॉरेन जाने का रास्ता दिखता है आपकी कंपनी में, तो फिर उसके लिए वो रास्ता खोला जाएगा कंपनी के द्वारा, है ना, अगर कंपनी उसके बारे में सोचती है। किसी ने बोला कि मेरे को और करियर अपना इसी कंपनी में बिल्ड करना है, मुझे और किसी कंपनी में चेंज नहीं करना, तो फिर उसके लिए भी ये कंपनी रास्ता आगे दिखाएगी, है ना, इंप्रूवमेंट करती है, ठीक है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय के एक्सपेक्टेशन को जानकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। हाँ जी, तो फटाफट से हमारा आगे का एक टॉपिक देख लेते हैं जिसमें है हमारा अदर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, अदर इंटरव्यू स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं डेप्थ एक्शन इंटरव्यूज क्या होता है। तो हमारा डेप्थ एक्शन इंटरव्यूज होता है दीज विच आर इन कंडक्टेड अंडरस्टैंड एनालाइज पर्सन टू एन एज एन इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम हिज प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज। देखो इसमें बहुत ही डेप्थ लेवल पे बात पूछी जाती है एम्प्लॉय से। अब किस लेवल किस चीज की बात पूछी जाती है वो गोल पे डिपेंड करता है। अगर आपका गोल मतलब आपका कुछ भी गोल है, उस गोल से रिलेटेड एम्प्लॉय से या किसी से भी डेप्थ लेवल के इंटरव्यू को डेप्थ लेवल के क्वेश्चंस करे जाते हैं, बिल्कुल गहराई में जाके। वन ऑन वन इंटरव्यू होता है, इसके अंदर ध्यान रखना, वन ऑन वन इंटरव्यू होता है, एक बंदा एक से सवाल पूछता है वन ऑन वन, ठीक है। अब हमारा सिचुएशनल इंटरव्यू, ये क्या होता है। सिचुएशनल इंटरव्यू है आपका, सिचुएशनल इंटरव्यू इसमें हाँ है, द इंटरव्यू इज गिवन अ स्पेसिफिक सेनोरियो, ठीक है, उसके बाद सिनेरियो और सिचुएशंस एंड इज आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू इट। मतलब देखो सिचुएशनल इंटरव्यू आपको एक टाइप की सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं कि आप अगर इस सिचुएशन में फंस गए, आपकी कंपनी फंस गई, आप मैनेजर हो और आप इस सिचुएशन में फंस गए, तो आप उससे कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको एक सिचुएशन क्रिएट करी जाती है एंड आपको उसमें रिस्पॉन्ड देना होता है कि आप कैसे निकल के दिखाओगे। तो ठीक है, ये होता है सिचुएशनल इंटरव्यू, ठीक है। कैंडिडेट से ऐसे क्वेश्चन करे जाते हैं। अगला है हमारा, ओ एक सेकंड, मैंने डेप्थ एक्शन इंटरव्यू बोला था ना, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया ग्रुप और डिस्कशन में, ग्रुप और डिस्कशन में मार्क लगा दिया। डेप्थ एक्शन जो मैंने बताया था डेप्थ लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इसका है डेप्थ एक्शन इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू भी हमने पढ़ लिया कि आपकी एक सिचुएशन दी जाती है, ठीक है, और फिर आपको उससे रिस्पॉन्ड करना होता है, उससे निकलना होता है, ठीक है, कैसे निकलोगे रिस्पॉन्ड करके बताना होता है। अब है हमारा ग्रुप और डिस्कशन इंटरव्यू, ये बीच में छूट गया था तो पढ़ लेते हैं। द इंटरव्यू, अच्छा हाँ, इट हैव टू कैंडिडेट्स इंटर पर्सनल स्किल्स, ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है दूसरों से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग उससे बात कर रहे होते हैं कैंडिडेट से इसमें। जैसे डेप्थ एक्शन इंटरव्यू में वन ऑन वन था, मैंने आपको बताया था, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि एम्प्लॉय इंटरेक्ट होने में कैसा है लोगों से, ठीक है। ये तीनों हो गए, एक दो तीन। अब आता है हमारा वीडियो इंटरव्यू। वीडियो इंटरव्यू, इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय द एम्प्लॉयज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म टू सेव टाइम एंड मनी। ये कैसे लिया जाता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लिया जाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डीपी लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, एम्प्लॉय से डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ताकि क्या बचे, पैसा बचे और मनी बचे और क्या बचे, टाइम बचे, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना, मनी और टाइम बचे, ठीक है। इन इट रिक्वायर्स अ कैंडिडेट टू बी फैमिलियर विद द टेक्निकल इक्विपमेंट्स। मतलब हमें इसमें एम्प्लॉय से हमें ये चाहिए होता है कि वो टेक्निकल इक्विपमेंट अच्छे से चलाना जानता हो, है ना, वो फैमिलियर हो टेक्निकल इक्विपमेंट यूज करने में, वो प्रोफेशनल भी होना चाहिए। कैमरा के सामने जैसे मैं अभी अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, अटक नहीं रहा बिल्कुल भी, मेरे को कोई शर्म नहीं आ रही, तो ऐसे ही कैमरे के सामने फैमिलियर होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल होना चाहिए। अब है हमारा स्ट्रेस इंटरव्यू। The interview is subjected to criticize or varying as aspects, and his response is judged to assess how he function अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन। मतलब इसमें ना बहुत सारी कंडीशंस रख देते हैं, एम्प्लॉय को गुस्सा दिलाया जाता है। स्ट्रेस इंटरव्यू में एम्प्लॉय को गुस्सा दिलाया जाता है बहुत ज्यादा, उसको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जाती है कि उसको बहुत गुस्सा आ जाए, और इसमें ये देखते हैं कि एम्प्लॉय कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, हाउ द एम्प्लॉय विल बिहेव इन केस ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। अगर उसको मतलब ऐसे कर दें ना कि ये कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिक्कत हो जाए या फिर पूरा स्ट्रेस भरा हो जाए, उसे गुस्सा आ जाए, तो वो कैसा बिहेव करके दिखाएगा, वो तभी भी ठीक रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, तो इसमें ये चेक करते हैं, ठीक है। उसे गुस्सा दिलाया जाता है, उसे क्रिटिसाइज करा जाता है एंड उसके हरकतों को देखा जाता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे बिहेव करता है, ठीक है। मैंने जितना हो सकता था उतनी जल्दी कराने की कोशिश करी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, तो देखो सबसे गाइस मैंने वीडियो स्टार्ट करी है, 1 मिनट भी आप सबका मैंने वेस्ट नहीं किया, 1 मिनट भी मैंने कुछ फालतू नहीं बोला, ऐसा भी नहीं कि मैंने शुरू के 5-6 मिनट ऐसे निकाल दिए फालतू में, ठीक है। मैं कंटिन्यूसली अभी तक आपको पढ़ाता जा रहा हूँ एंड इट्स 1:43 AM रात के हो रहे हैं अभी, ठीक है, अगर आपको उसमें दिख रहा हो तो, ठीक है। तो
अब देखो हमारा एक दो टॉपिक्स और बचे हैं इंपॉर्टेंट, जिससे आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे, है ना। तो ये टॉपिक भी फटाफट से कर लेते हैं। बस एक बार एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एंड फर्स्ट कमेंट जो है वो देख लेना, हो सके तो हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपके वीडियो काम आए तभी करना, वरना मत करना। तो चलो फटाफट से। अच्छा, वीडियो से याद है भाई, यार मैं बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। वो जरूर काम आएगी आपके। ओरल प्रेजेंटेशन, अब चाहे प्रेजेंट व्हाट इज प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आ जाए, या फिर प्रेजेंटेशन आ जाए, ओरल प्रेजेंटेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लिख के यही आना है। अब प्रेजेंटेशन, अच्छा मैं इसमें से पढ़ के बताऊंगा नोट्स में से। अब प्रेजेंटेशन इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू अचीव सम डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यूज्ड टू, ओके। प्रेजेंटेशन कैन बी मेड टू इंट्रोड्यूस और मार्केट अ न्यू प्रोडक्ट, टू डिस्कस न्यू बिजनेस प्लान्स और एनालाइज अ रिपोर्ट। देखो प्रेजेंटेशन की यूज होता है रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, कोई नया बिजनेस प्लान है उसको डिस्कस करने के लिए, या फिर कोई नया प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम प्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। मेरे पास कुछ प्लान है, अच्छा ये भी एक प्रेजेंटेशन ही है ना भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने इस तरीके से लिखा है, सिंगल सिंगल वर्ड्स लिखे हैं, बाकी सब मैं अपनी तरफ से पढ़ के बता रहा हूँ। तो ये क्या भी प्रेजेंटेशन है। अच्छा, प्रेजेंटेशन के कई टाइप्स होते हैं भाई, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ। प्रेजेंटेशन के कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू कौन सा? इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, इट इज द प्रेजेंटेशन डिलीवर विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और नोटिस। मतलब ये बिना किसी नोटिस, बिना किसी प्रिपरेशन के आपको बोलनी पड़ती है एकदम से। जैसे कि आप प्रेयर में आप खड़े हुए हो, एकदम से आपको उठा के लाया एंड आपसे बोला कि बच्चों को हरियाली के बारे में बताओ, तो वो आप जो भी बोलोगे सब तब एकदम से खुद से बोलोगे, है ना, ये रहता है। तो वो ये सब आ जाता है इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब आता है एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन। द प्रेजेंटेशन ब्रीफ नोट्स और आउटलाइंस, ठीक है, इंस्टीड ऑफ अ फुल स्क्रिप्ट। मतलब देखो ये मेरी बात कर रहा है, जैसे मैंने देखो सिर्फ है, ओहो सॉरी, हेडिंग्स ली है, सिर्फ हेडिंग्स ली है, ब्रीफ नोट्स, मतलब कुछ नोट्स है ना, पर पूरी एक क्या बोलते हैं उसे, स्क्रिप्ट नहीं ले ली है कि मैंने इसका पूरा डेफिनेशन लिखा, फिर इसका पूरा डेफिनेशन लिखा, मैंने बाहर बाहर से लिख लिया, है ना। तो ये भी किस में आ जाता है? एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन में आ जाता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, याद रखना, इसमें लिखकर आना मोस्ट इफेक्टिव, है ना। अगर आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन तो लिख कर आना कि एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है, फॉर एवरीवन। द प्रेजेंटेशन यूजेस ब्रीफ नोट्स और आउटलाइंस इंस्टीड ऑफ अ फुल स्क्रिप्ट। फुल स्क्रिप्ट यूज नहीं करता, ब्रीफ नोट और आउटलाइंस लेता है, ठीक है। स्क्रिप्टेड प्रेजेंट, अब आ जाता है स्क्रिप्टेड प्रेजेंटेशन। ये कौन सा होता है? द एंटायर प्रेजेंटेशन इज रिटन डाउन वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपका पूरा प्रेजेंटेशन लिखा हुआ होता है एक वर्ड में, एक टोटली एक चीज में, जैसे मतलब एक पूरी पेज में पूरा प्रेजेंटेशन आपका लिखा हुआ है और वो पढ़ के आप सामने वाले को बता रहे होते हो, सुना रहे होते हो, ठीक है। स्क्रिप्टेड प्रेजेंटेशन वो होता है द एंटायर प्रेजेंटेशन इज रिटन डाउन वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, एक एक वर्ड लिखा हुआ है। अब आ जाता है मेमोराइज प्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है द प्रेजेंटेशन commits the entire speech to memory, learn it by hearts। मतलब देखो ये सब आपको ऑलरेडी याद रहता है, ऐसे याद रखना है, याद रहता है, ठीक है, ये याद रहता है, ठीक है। ये लाइन लिख कर आना, learns it by heart, learns it by heart, इसका मतलब आपको अपने दिल से याद रहता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना फीचर्स ऑफ गुड, अच्छा गुड प्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले पर्पस, यू शुड नो व्हाई यू आर गिविंग दिस प्रेजेंटेशन। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों ये प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपका क्या पर्पस है, ठीक है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या आपका गोल है, वो आपको प्रेजेंटेशन बनाते टाइम पता होना चाहिए। अच्छा, ये फीचर्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ऑडियंस, ठीक है, हु इज द लिसनर एंड देयर टेस्ट एंड एज। आपको पता होना चाहिए कि लिसनर कौन है, सुनने वाला कौन है प्रेजेंटेशन को, एंड उसका एज, उसको क्या चीज पसंद है। ब्रेविटी हो जाती है, प्रेजेंटेशन शुड बी लेस इन टाइम, मतलब प्रेजेंटेशन छोटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम ले लो, है ना, ठीक है। डिलीवरी यानी कि द प्रेजेंटेशन शुड बी कॉन्फिडेंट एंड मेंटेन। आपको प्रेजेंटेशन कैसे डिलीवर करनी है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, मेंटेन, ठीक है, शुड बी कॉन्फिडेंट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव पोस्चर। मेंटेन पॉजिटिव पोस्चर मतलब ऐसा नहीं कि यार आप ऐसे झुक आराम से ढीला डाला होके ऐसे करके प्रेजेंटेशन, नहीं, आपको एक्टिव रहना है अच्छे से, मेंटेन अ पॉजिटिव पोस्चर, ठीक है, थ्रू आउट द सेशन, पूरे सेशन में। एंड अच्छे से आपको क्या बनाना है, आई कांटेक्ट बनाना है सबसे,
क्या बनाना है, आई कॉन्टैक्ट बनाना है, आई कॉन्टैक्ट बनाना है, ये भी डिलीवरी में आ जाता है। कैसे आपको यानी कि प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है, आई कॉन्टैक्ट बनाना है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ये भी पढ़ लिया, मेंटेन अ पॉजिटिव पोस्चर, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसे देनी, कॉन्फिडेंट होके देनी, ठीक है। तो मेरे भाई प्रेजेंटेशन से भी मैंने, आप ये भी आपके यूनिट 5 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक कुछ है या नहीं, है ना। हाँ जी, तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एंड प्लीज अगर ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लानिंग द प्रेजेंटेशन, मतलब एक प्रेजेंटेशन बनाते टाइम हमें क्या प्लानिंग करनी होती है, कैसे क्या रहना होता है। तो देखो हमें क्या पढ़ना है, स्टार स्ट्रेटेजी ऑफ प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। कौन सी है स्ट्रेटेजी, इसमें प्रेजेंटेशन 5 जगह से फिल्टर होकर जाता है, मतलब हु, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, ठीक है। तो हु पढ़ते हैं, क्या लिखा है, दिस फिल्टर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द प्रोफाइल ऑफ द ऑडियंस इन द टर्म्स ऑफ एज, जेंडर। हु में आ जाता है आपका कि जिसके लिए आप बना रहे हो प्रेजेंटेशन, उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, मतलब वो किस चीज में इंटरेस्ट रखता है अपना, ठीक है, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन लेवल्स उसके, और आइडेंटिफाई ऑडियंस, मतलब आपको ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि ऑडियंस कौन है ना, ऑडियंस का एज, जेंडर, वो कैसा सोच सकता है, ऑडियंस आपके किस लेवल की है ना। ऐसा नहीं कि बच्चे छोटे छोटे ऑडियंस हो, जैसे 8-9 साल के बच्चे हो और उनके उनके सामने तुम कॉमर्स का मैनेजमेंट समझा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है आपका ऑडियंस, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा वाई। वाई में हमारे क्या लिखा हुआ है, द फिल्टर डिफाइंस द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन। वाई में क्या रहता है कि क्या पर्पस है भाई, क्यों बना रहे हैं हम ये प्रेजेंटेशन, क्यों बना रहे हैं, ठीक है। वाई में ये रहता है। व्हेन में क्या लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब सीक्वेंस होने, इसमें सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया है। मतलब कि मान के चलो कि अभी मुझे आपको पढ़ाना था, तो मैंने सबसे पहले आपको विश किया, गुड मॉर्निंग करी, फिर जय हिंद बोला, है ना, हेल इंडिया बोला, जो भी था। उसके बाद मैंने क्या किया, आपको चैप्टर स्टार्ट करने का, तो एक सीक्वेंस से हुआ, है ना। अब मुझे पहले प्लानिंग द प्रेजेंटेशन पढ़ाना है, ये वाली यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करके फिर दूसरी यूनिट में जाना है। ऐसे करके ये चीज सीक्वेंस में होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कब क्या समझाना है, कब क्या प्रेजेंट करना है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग रिपीटिशंस, ठीक है, एंड मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन रिक्वायर्ड। मतलब वेयर क्या हेल्प करता है, एक तो आपकी चीजें सीक्वेंस में रहती है और सीक्वेंस में रहने की वजह से आप रिपीट करने से बचते हो। मतलब जैसे एक चीज आपने दोबारा समझा दी, तो वही चीज आप दोबारा समझा के टाइम ना वेस्ट करो, समझ आया, ठीक है। व्हेन, अब व्हेन क्या है हमारा, इट इज इंपॉर्टेंट, अच्छा सॉरी हम व्हेन ही पढ़ रहे थे, मैंने गलती से वेयर में बोल दिया, सॉरी। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, देखो हमने वेयर पढ़ा था, वेयर में क्या था, द प्लेस वेयर द प्रेजेंटेशन विल टेक प्लेस। अच्छा वेयर में प्लेस होता है, मैंने गलती से वेयर में कर दिया, पिछली बार भी यही गलती हुई थी। वेयर क्या हो जाता है आपका प्लेस, कि कौन सी जगह पे आपको प्रेजेंटेशन करनी है। और व्हेन क्या हो जाता है, व्हेन हो जाता है आपका सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस, सीक्वेंस यानी कि इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर द सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, कि पहले क्या बताना है बाद में क्या बताना है, ये चीज आपकी किस में आ जाती है, व्हेन में आ जाती है ना। ये हेल्प करता है हमारी रिपीटिशन अवॉइड करने में, अवॉइड रेपिटिशन, ठीक है। मतलब एक ही चीज बार बार दोहराने से आपकी मदद करता है, आपका टाइम ना वेस्ट हो। जैसे अभी मेरा वेस्ट हो गया, मैंने एक और बार दोहराया, मैंने गलती कर दी थी, है ना भाई। अब आ जाता है लास्ट में व्हाट। दिस इंश्योर्स द कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, वैलिडिटी, नीड फॉर डिटेलिंग एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब व्हाट में क्या रह जाता है, ये कंटेंट बताता है कि प्रेजेंटेशन का क्या कंटेंट है, कहां से लाना है, ठीक है, क्या और कहां किस चीज के लिए क्या बना रहे हो तुम, वो चीज है, ठीक है, कि क्या कंटेंट बना रहे हो इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैलिडिटी, ठीक है, कितने टाइम तक, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ नीड एंड डिटेलिंग एंड सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेशन। अच्छा अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस रिपोर्ट। क्या है सर, लास्ट टॉपिक है बिजनेस रिपोर्ट। तो फटाफट से खत्म करते हैं, कितने टाइप के रिपोर्ट होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, फटाफट खत्म कर देते हैं। हाँ जी, तो एक और टॉपिक है बिजनेस रिपोर्ट। अच्छा देखो बिजनेस रिपोर्ट क्या होता है, बिजनेस रिपोर्ट सम व्हाट सिमिलर टू द रिपोर्ट यू मे हैव प्रिपेयर्ड बाय इवेंट इन योर स्कूल। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो सकता है जो रिपोर्ट आपने स्कूल में बनाई हो, जैसे कि कभी आपने एनुअल डे में कुछ आपने स्पीच वगैरह कही हो। अच्छा देखो आपको कोई स्पीच बोलनी है तो आप कहाँ जाओगे, गूगल पे। तो गूगल पे जाके क्या करोगे, सर्च करोगे, है ना, फिर उसको पढ़ोगे, फिर याद करोगे, फिर प्रेजेंटेशन दोगे, है ना। चलो ठीक है, तो देखो द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट इज रैप। इस रैप की फॉर्म में हमें, रैप के फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट को बनाना पड़ता है। कैसे, आर से रिसर्च, ठीक है, ए से एनालाइज, पी से प्रेजेंटेशन। ओके चलो देखो क्या लिखा है, एक बार ढंग से समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है, हाँ तो देखो रिसर्च जो करनी है, देखो रैप के फॉर्मेट में हमें लाना पड़ता है, आर माने रिसर्च, है ना। रिसर्च कैसे करनी होती है, बिल्कुल डीप में जाके करनी होती है
एनालाइज उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है। देखो आपने सर्च करोगे गूगल पे जाके तभी तो कुछ आएगा, तो वो आपका रिसर्च में आ जाता है। समझ आ रहा है मेरे भाई, है ना। आगे एनालाइज डेप्थ में एनालाइज करनी होती है। एंड प्रेजेंटेशन मतलब एज द रिपोर्ट, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, जैसे कि आप एक रिपोर्ट को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, रिपोर्ट को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कहने का मतलब रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन कर रहे हो, है ना। आपने उसको रिसर्च किया, फिर उसके बारे में विश्लेषण करा, पढ़ा, एनालाइज किया, एंड उसके बाद अब आप उसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो दूसरों के सामने एज अ रिपोर्ट, है ना। उस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हो दूसरों के सामने, तो ये तीन चीजें हो जाती है रिपोर्ट में, तब जाके वो पूरा रिपोर्ट कहलाता है। अब रिपोर्ट आपके दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, फॉर्मल रिपोर्ट्स, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। अच्छा, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो फॉर्मल रिपोर्ट्स वो एक तमीज वाले रिपोर्ट्स होते हैं जो आप किसी अपने सीनियर से या किसी बिजनेस पर्सन से बात कर रहे होते हो, है ना, जो कि आपसे आपका सुपीरियर होता है, आप उसको भी कह सकते हो। जैसे कि अगर आपको किसी पुलिस में या फिर किसी कहीं पे लेटर वगैरह देना तो वहाँ फॉर्मल यूज होगा, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों वगैरह में कर रहे हो तो वो इनफॉर्मल हो जाता है। तो अब फॉर्मल और इनफॉर्मल, अच्छा आपके सिलेबस में फॉर्मल ही है, ठीक है, इनफॉर्मल ना के बराबर है। तो फॉर्मल फटाफट डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसके अंदर कुछ टाइप्स भी होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। हाँ जी, तो हमारे हमारे लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। तो फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट, अच्छा टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन मैंने इसमें खाली हेडिंग हेडिंग लिखे, तो छोटा मत समझना इस टॉपिक को। सबसे पहले हमने पढ़ना था बिजनेस रिपोर्ट, तो बिजनेस रिपोर्ट मैंने पिछले बार में टॉपिक में समझा दिया, पिछले वाली क्लिप में आई थिंक सो, है ना। तो अब हमें पढ़ना है फॉर्मल रिपोर्ट्स। सबसे पहले तो फॉर्मल रिपोर्ट्स के बारे में समझते हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट कंप्लाइज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या रहती है भाई, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है फॉर्मल रिपोर्ट्स में, डिटेल्ड रिसर्च रहती है, डेटा रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम और ऑर्गेनाइजेशन। ये डेटा रहता है इसके अंदर एक स्पेसिफिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, या फिर एक स्पेसिफिक बिजनेस का कोई प्लान है उसके लिए। इट पर्पसेस इज टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन एंड प्रोवाइड सजेशन। इसका पर्पस क्या होता है, फॉर्मल रिपोर्ट का पर्पस होता है एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है, लॉजिकल कंक्लूजन निकालना। मतलब अगर आपकी कंपनी किसी चीज में फंस गई है तो उस चीज में मतलब आपकी कंपनी कुछ करने वाली है, तो उसके क्या क्या कंक्लूजन बाहर आ सकते हैं, क्या कंपनी लॉस में जाएगी, क्या कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, तो वो कंक्लूजन भी आता है। अच्छा ठीक है, कंक्लूजन भी निकलते हैं इसमें, हम लिखते हैं एंड प्रोवाइड सजेशंस और रिकमेंडेशन। और क्या सजेस्ट करना चाहिए हमें ऐसे टाइम पे, क्या चीज हमें करनी चाहिए, तो वो चीज सजेशंस भी होती है इसके अंदर। तो ये होता है हमारा फॉर्मल रिपोर्ट्स। अब इतनी सारी चीजें आप याद कैसे रखोगे, तो भाई इसके लिए आपके लिए नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, बार बार बोल रहा हूँ। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि अपने अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखता है सारी रिसर्च और डेटा करने के बाद, ठीक है। और इसमें बिजनेस प्रॉब्लम्स की भी रहती है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बिजनेस प्रॉब्लम है तो वो भी फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर ही आपका आ जाता है, ठीक है। और उससे बचने के लिए कुछ सजेशंस, क्या क्या कंक्लूजन्स होंगे, है ना, सब कुछ उसके अंदर आपका फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर रहता है, ठीक है। कंक्लूजन यानी कि मतलब ऐसा मान के चलो आपकी कंपनी जैसे 10,000 का कहीं पे इन्वेस्ट करने वाले, वैसे तो ज्यादा का करिए 10,000 का, तो इसके क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं, तो लॉस हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, इस टाइप के कंक्लूजन। फीचर्स क्या है इनके, मतलब क्या है हमारा फॉर्मल रिपोर्ट्स के अंदर, तो ये सबसे पहले एनालिटिकल नेचर की में है। मतलब दीज रिपोर्ट्स डू मोर देन जस्ट गिव फैक्ट्स, दे एनालाइज डेटा टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। ये डेटा को अच्छे से एनालाइज करती है, क्या करती है, डेटा को अच्छे से एनालाइज करती है ना, एंड उनके क्या क्या प्रोवाइड करती है, एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन, ठीक है, एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। अगर बिजनेस की प्रॉब्लम्स है तो उनको फिक्स करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। लेंथ, अच्छा इसकी लेंथ होती है लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग मजाक कर रहा हूँ। दे आर यूजुअली लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। जो फॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं कैसे होते हैं, लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मोर देन 10 पेजेस हम कह सकते हैं, ठीक है। दे अच्छा टारगेट ऑडियंस कहने का मतलब है आउटडेटेड फॉर हाई लेवल रीडर्स। फॉर्मल रिपोर्ट्स किसके लिए बनता है, हाई लेवल रीडर्स के लिए, हाई लेवल रीडर्स मतलब जो कि ज्यादा डीप में ज्यादा गहरा पढ़ते हैं उनके लिए, जो ज्यादा पढ़ाई को समझ सकते हैं ज्यादा डीप पढ़ के। रीडर्स लाइक अ हेड ऑफ इंडस्ट्री, जैसे कोई हेड हो गया, इंडस्ट्री का हेड हो गया, इंडस्ट्री का हेड हो गया, है ना, और क्या होगा, एक्सपर्ट्स हो गए, उनके लिए फॉर्मल रिपोर्ट्स होता है। अब आता है हमारे काइंड्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट्स। कितने टाइप के फॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं भाई, सबसे पहले आता है फेजिबिलिटी रिपोर्ट्स। फेजिबिलिटी रिपोर्ट्स क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट एनालाइज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। मतलब जैसे आपकी कंपनी कोई काम कर रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनेगी ना वो आपकी क्या कहलाएगी, फेजिबिलिटी रिपोर्ट। एक स्पेसिफिक वर्क में, एक स्पेसिफिक वर्क में जो रिपोर्ट होती है ना वो आपकी होती है फेजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। एंड टाइप ऑफ वर्क एंड सॉल्यूशन, एंड उससे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है एंड उसके क्या क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, वो फेजिबिलिटी रिपोर्ट में रहता है। उससे हमें कोई बेनिफिट होगा या नहीं, बेनिफिट होगा
बेनिफिट और नॉट, बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा, वो भी फेजिबिलिटी रिपोर्ट्स में रहता है। लास्ट आता है इसके बाद आता है सेफ्टी रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड अबाउट द सेफ्टी कंडीशन एंड डेंजर हजार्ड्स ऑफ द वर्क प्लेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड द स्टेप्स टेकन टू प्रेजेंट हर्ट्स। ठीक है, देखो इसका प्रिवेंट हजार्ड्स मतलब ये दिखाता है कि आपको वर्क प्लेस में क्या क्या चीजें खतरे में हो सकती है। मतलब आपकी वर्क प्लेस जैसे कोई फैक्ट्री है ना, तो वहां पे मतलब ऐसा मान के चलो कोई फ्यूल इंडस्ट्री है ना, वहां पे फ्यूल वगैरह है सब कुछ, तो वहां पे सारा काम फ्यूल के लिए ही होता है, फ्यूल से ही फ्यूल पैक्ड होकर कहीं पे जा रहा होता है, ऐसा कुछ समझो, है ना। जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज होती है, तो वहां पे क्या रहता है, सिगरेट जलाना मना रहता है ना। तो उनके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली कि कितने लोग अभी भी अंदर छुपके से सिगरेट पीते हैं, एंड इसके लिए हम क्या नहीं करें, हमने जबकि बता रखा है कि इससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसमें सेफ्टी रिपोर्ट में यह आ जाता है सेफ्टी कंडीशन एंड डेंजर, मतलब कैसे हम उस चीज को खतरे को रोके, वर्किंग कंडीशन पे वर्किंग वाली जगह पे क्या क्या खतरे हैं उसको कैसे रोके, ये रहता है सेफ्टी रिपोर्ट में। कंप्लायंस रिपोर्ट आपका आ जाता है, इसमें होता है इट इज ए रिपोर्ट दैट इन्फॉर्म्स वेदर अ कंपनी इज फॉलोइंग स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन एंड लॉस। मतलब कि एक कंपनी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, है ना, रूल्स रेगुलेशन और लॉस को फॉलो कर रही है या नहीं। अब लास्ट आ जाता है आपका एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट आपका होता है कि या तो पीरियडिकली बनता है ना, पीरियडिकली बनता है, पीरियडिकली या फिर आपका एनुअली बनता है। सबसे पहली बात तो ये दो उनकी मर्जी होती है कंपनी की, ठीक है, या तो पीरियडिकली बनता है एनुअली, पीरियडिकली यानी कि हर 2-2 महीने में बना लो, हर महीने बना लो, हर 6 महीने में बना लो। इनफॉर्मल इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट प्रोवाइड्स ईयरली अकाउंट ऑफ कंपनीज अचीवमेंट। ये क्या शो करता है, कंपनी की अचीवमेंट शो करता है, एसीएच लिख दिया मैंने शॉर्ट में। क्या शो करता है, कंपनी की अचीवमेंट्स, कंपनी की स्ट्रेटेजीज एंड इनका फाइनेंशियल स्टेटस की प्रॉफिट में है या लॉस में। एनुअल रिपोर्ट ये शो करता है, कंपनी का पूरा निचोड़ शो करता है कि कंपनी का क्या प्लान है, कंपनी किस किस प्रॉब्लम में फंस चुकी है एंड कैसे निकलेगी, एंड उसके बाद उनका कैसे प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है। ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट सर्च करता है। ये सारा कुछ आपको नोट्स आपको टेलीग्राम में डिटेल में मिल जाएगा, ये सारे नोट्स मिलेंगे आपको, देखो जो मैंने लिख रखे हैं ना ये सारे मिलेंगे। ठीक है, अब लास्ट आपका आ जाता है इनफॉर्मल रिपोर्ट। इनफॉर्मल रिपोर्ट में आपको क्या पढ़ना है, इनफॉर्मल रिपोर्ट आर शॉर्टर डॉक्यूमेंट्स। ये कैसे होता है, शॉर्ट होते हैं, ठीक है, शॉर्टर डॉक्यूमेंट्स देन फॉर्मल रिपोर्ट्स। कैजुअल लैंग्वेज होती है इसमें, मतलब और भाई ठीक है आप सबसे निवेदन है कि, है ना, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज होती है बिल्कुल, ठीक है। एंड टोन टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहता है मोस्टली। जैसे कभी कभार एक दूसरे कंपनी हमें कोई मैसेज भेजनी होती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मल लेटर लिखेंगे। लेकिन हम अपने ही बंदे को लिख रहे हैं कोई फॉर्मल लेटर कह लो, फॉर्मल रिपोर्ट, और अगर हम अपने ही लोगों को दिखाना चाहते हैं, मतलब एकदम से इमीडिएट मीटिंग बैठा ली हमने, है ना, तो उसमें हम इनफॉर्मल यूज कर लेते हैं, इनफॉर्मल रिपोर्ट, है ना, अभी की बनाई हुई रिपोर्ट जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें लेंथ होती है, लेंथ कैसी होती है इसकी सर, लेंथ इसकी होती है शॉर्ट। ठीक है, लैंग्वेज कैसी होती है, कैजुअल होती है, लैंग्वेज कैसे होते हैं, इनफॉर्मल या फिर कैजुअल। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओनली हेडिंग एंड सब हेडिंग। इसमें स्ट्रक्चर मतलब क्या यूज किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग्स को यूज किया जाता है बात बताने के लिए, पूरा डिटेल में नहीं बताते। तो भाई मैं जितना करवा सकता था 1 घंटे से पहले पहले मैंने उतने टॉपिक्स करवा दिए। प्लीज हो सके तो एक बार फर्स्ट कमेंट कर देख लेना क्या लिखा है, एंड हो सके तो आपको वीडियो पसंद आई तो मैं सब्सक्राइब के लिए अभी नहीं बोल रहा, ठीक है, अगर आपके काम आए तो जरूर करना, ठीक है। और दूसरी चीज आप एक कमेंट कर देना प्यारा सा अगर हो पाए तो आपसे, है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे नोट्स डिटेल्ड में नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल रखे हैं। अगर आप मेट्रो में ज्यादा ज्यादा भी उसे पढ़ लोगे ना भाई, आप बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा वीडियो देखने के बाद अगर ये पढ़ लिया तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, अच्छे से देना एग्जाम।